काफी बार पेरेंट ये पूछते हैं कि बच्चा चीजें बार बार भूल जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? मन के शांत होने से आत्मा और परमात्मा सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। बॉडी के लिए बॉडी का जिम होता है फिजिकल, वैसे बच्चों के लिए ब्रेन जिम भी होता है। काफी पेरेंट हमें ऐसा बोलते हैं कि बच्चे लिखते नहीं है, मैं बच्चे को स्टडी करना कैसे हेल्प करता है, उसको स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है। कोच कौन से 2 काम करते हैं? पहला, बच्चा अपनी जो फीलिंग्स है वो पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, उसके लिए एक पावरफुल टेक्निक जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड टॉय टॉक। बच्चे मैथ से डरते क्यों है? तो ज्यादातर बच्चे को हमने बचपन में नंबर से दूर ही रखा होता है। एबेकस जो है वो मैथ्स और ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है हर एक पेरेंट के लिए, चाहे वो 1.5 साल के बच्चे के माता पिता है या वो 12-15 साल के टीनेजर के माता पिता है, सबके लिए सबसे बर्निंग क्वेश्चन है। बच्चे मोबाइल से चिपक जाते हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चे आजकल टीनेजर्स नहीं हो रहे हैं, बच्चे आजकल स्क्रीनेजर्स हो रहे हैं। हेलो पेरेंट्स, पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से ब्रेनी आपके बच्चों के लिए IQ डेवलपमेंट, EQ डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए एबेकस, सेंसरी और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज चलाता है। और हमें बहुत खुशी है कि हम आपके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कोर्सेज रन कर रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे सेंटर्स पे आते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका शायद हम लोग उतना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इंडिया के नंबर 1 पेरेंटिंग कोच मिस्टर परीक्षित जोबनपुत्रा को मिला जाए और ब्रेनी और मिस्टर परीक्षित साथ में मिलके एक ऐसा पॉडकास्ट करें जिसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कितने सालों से हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं उनका हम लोग मिलके आपको एक बढ़िया से सॉल्यूशन दे पाए। तो मैं आपके बिहाफ में मिस्टर परीक्षित को इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम सर। Thank you very much. Wonderful. Yes, and I'm very much happy and very much excited to be here. थैंक यू सर। तो सर आज हम लोग एक प्रयास करेंगे कि आप और हम लोग मिलके जो पेरेंट्स हैं उनके डे टू डे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन उसका इम्पेक्ट एक बच्चे की लाइफ में बहुत लंबे अरसे तक रहता है। तो वो क्वेश्चन का हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है और आपकी इतने सालों की एक्सपर्टीज जो है, हम बच्चों के लिए एक्सपर्ट है, आप पेरेंट के लिए एक्सपर्ट है, तो हम लोग साथ में मिलके उनको कुछ एक बढ़िया सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। वंडरफुल। सो सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू कंसंट्रेशन एंड मेमोरी है, जिसमें काफी बार पेरेंट ये पूछते हैं कि बच्चा चीजें बार बार भूल जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एज ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? वंडरफुल। ज्यादातर आजकल जो बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता। उसका पहला जो मुझे रीज़न लग रहा है, 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न एंड दैट इज़ कि बच्चों को बचपन से स्क्रीन दिया गया है। सो जहाँ पर वो बच्चे ने बचपन से हर सेकंड के अंदर स्क्रीन के अंदर चेंज देखा हुआ है। सो अभी उसका माइंड का प्रोग्रामिंग हो चुका है कि मुझे इतना जल्दी चेंज चाहिए। अब टेक्स्ट बुक का पन्ना तो 10 मिनट के पहले बदलता नहीं है, एंड वहाँ पर तो हर सेकंड के अंदर 10 से ज़्यादा फ्रेम बदल जाती है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज उतना ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ इन्फोबेसिटी आ चुका है, तो वो एक रीज़न है कि वो बच्चे की हैबिट हो चुकी है। नंबर 2, आप अग्री करेंगे कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। यस, राइट। उनका जो दिमाग है वो हमसे ज़्यादा तेज़ तरीके से काम करता है। तो शायद हम एक समय पे एक काम कर सकते थे, ये कर सकते हैं, बट हमारे बच्चों को एक साथ में 3, 4, 5 चीज़ों की आदत है और उनका ब्रेन उसके लिए बना हुआ भी है। सो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बच्चे शायद कंसंट्रेशन की कमी है, उसकी जगह पर मैं कहना चाहूँगा बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हैं। बच्चे का फोकस कम है की जगह हमें ये बोलना चाहिए कि बच्चे का 4 जगह पर एक साथ में फोकस होता है। वेरी ट्रू। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि मम्मी पापा को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड बच्चे के अंदर अब आपका क्वेश्चन होगा कि उसको हम पढ़ाई में कैसे यूज़ करें। यस, मतलब बच्चे बार बार भूल जाते हैं, ऐसा पेरेंट का मतलब डे टू डे एक्टिविटी के बारे में पूछते रहते हैं। राइट। सो पहला कि जो बच्चे का जो इतना अच्छा फोकस है, एंड वो फोकस के बाद में हमें उसको क्या करना चाहिए, तो मल्टीपल चीज़ों में उसको डिवाइड करना है, तो उसको अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम्पल, जो बच्चे किनेस्थेटिक लर्नर, जैसे आपके पास भी काफ़ी सारे बच्चे आते होंगे, अब वो बच्चा है किनेस्थेटिक लर्नर, एंड इसीलिए उसको पढ़ते वक्त या तो हाथ या तो पैर हिलाने के लिए चाहिए। अब जब वो हाथ पैर हिला रहा है तब मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बंद कर, पैर हिलाना बंद कर,
खबरदार तूने हाथ हिलाए तो, या ढोलक बजाया तो, या यस। पेन की टिक टिक आवाज करी तो, इसको मैं कहता हूं पीडी। पीडी इज व्हाट? पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। हम्म। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन इज व्हाट? कि बच्चा, क्योंकि अब एक साथ में उसका 3 जगह पर 4 जगह पर फोकस लग रहा है, तो मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठे, उसके हाथ में स्ट्रेस बॉल दे दो, उसके हाथ में पेन दे दो, उसके हाथ में मे बी एक रफ पेपर एंड कलरफुल स्केच पेन या समथिंग ऐसा कुछ दे दो। तो नाउ जब बच्चा पढ़ रहा है, उस समय पे यदि बच्चा पेन की टिक टिक आवाज कर रहा है, पैर हिला रहा है, या फिर मे बी स्ट्रेस बॉल लेकर वो यदि उससे खेल रहा है, तो उसका आधा ध्यान वहां पर डाइवर्ट हो रहा है एंड आधा ध्यान जो उसका पढ़ाई पे है वो 100% फोकस कर पाएगा। यदि हमने उसके किनेस्थेटिक वे को बंद कर दिया, तो बच्चा वहीं से पढ़ाई के लिए करने की जगह वहां से खड़ा हो जाएगा। वेरी तो आपने ट्रू। देखा होगा कि बच्चा 10-15 मिनट के बाद खड़े हो जाते, क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्सेस एनर्जी थी वो यूज नहीं हो रही थी, तो अब बच्चा इमीडिएटली खड़ा हो गया। उसकी जगह पर वो स्ट्रेस बॉल से, पेन से, हाथ पैर हिलाने से बच्चा यदि आधा पौना घंटा बैठेगा तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, कंसंट्रेशन होगा तो फिर मेमोरी बढ़ेगा, जो आपका सवाल था। यस। तो अब हमें पहले कंसंट्रेशन पे फोकस करना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मेमोरी, मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं कि जो भी चीज हम याद रखना चाहते हैं, याद कब हमें रहता है? साइंस ये कहता है कि जब हमारे दिमाग में उसका प्रीवियस रेफरेंस हो। एग्जाम्पल, जब बच्चे छोटे थे, बच्चों को क्या सिखाया गया? ए फॉर एप्पल। एप्पल, राइट? अब नाउ सोचे कि बच्चे के दिमाग में एप्पल था, उसको ए के साथ जोड़ा गया, इसीलिए वो हमें जिंदगी में इतने सालों के बाद भी याद है। शायद आपको सेकंड स्टैंडर्ड का एसएस का थर्ड लेसन कौन सा था पता नहीं होगा, शायद कोई पेरेंट को याद किसी को ना आए, नहीं। बट उससे 3 साल पहले ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट पढ़ा था, वो याद है, क्योंकि उसका को रिलेशन था, कनेक्शन था। तो ब्रेन किसी भी चीज को याद रखने के लिए क्या करता है? वो हमेशा पुरानी चीजों को कंबाइन करता है, पुरानी चीजों के साथ को रिलेशनशिप बनाता है। इसीलिए मे बी शायद आप जब पढ़ रहे थे, जो लेसन 9th में आया हो, वही लेसन यदि 10th में उसका एडवांस वर्जन आता है, तो वो लेसन हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। आप अग्री करेंगे, राइट? यस। सो नाउ अब यही फॉर्मूला को फॉलो करते हुए मैं टेक्निक कहना चाहता हूं आपके सारे दर्शकों को, सारे पेरेंट्स को, दैट इज कॉल्ड LDOB, एंड दैट इज लर्न 1 डे बिफोर। ओके। राइट? सो वहां पर हम क्या करेंगे? बच्चे का सपोज कल 10th स्टैंडर्ड में है बच्चा, नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर आने वाला है, कल सर या मैम सिखाने वाले हैं। हम एक दिन पहले बच्चे को नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करते हुए कोई भी वीडियो दिखाएं। या फिर नंबर 2, उससे रिलेटेड ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह काफ़ी सारे मिल जाते हैं एनिमेशन के माध्यम से। वहाँ पर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उनको काइंड ऑफ वो लेसन 1 बार या 2 बार उसको दिखा दें। अब जब उसके माइंड में वो लेसन का रेफरेंस ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद में जब वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो पहला कंसंट्रेशन तो होगा ही होगा, बट नाउ अब जो सर पढ़ा रहे हैं वो उसका लर्निंग नहीं हो रहा है, वहां पर उसका रिवीजन हो रहा है। तो वो चीज वस्तु उसको एग्जामिनेशन के समय पे या बाद में होमवर्क के वक्त लिखने में उसको जरूर से याद आएगी ही आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ आपके सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को यदि लर्न 1 डे बिफोर करवा दिया मम्मी पापा ने, पहले वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से दिखा दिया एक दिन पहले, तो आने वाली एग्जाम में बच्चे के 10 to 15% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ओके, दैट्स वंडरफुल सर। सो ये एक डेली जो दिक्कत थी पेरेंट की, वो आपने बहुत बढ़िया से उनको आइडियाज दिए हैं कि जहाँ से वो घर पे ये सब कर सके। बट एक रेगुलर उनका ये भी आता है कि घर पे ऐसा कुछ करा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज या कुछ गेम्स जो कि मेमोरी और फोकस के रिलेटेड बच्चों को थोड़ा ज़्यादा हेल्प करे। वंडरफुल क्वेश्चन। सो पहला तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा मेडिटेशन। ओके। राइट? एंड पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी कहा गया है, मन के शांत होने से आत्मा और परमात्मा, अणु एंड परमाणु का सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। ओके। एंड इसीलिए आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनि कौन सी रील देख के नॉलेज पाए थे उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाके पढ़े थे? कहीं पर नहीं। पर हमने ये सुना है कि वो कई 100 साल तक क्या करते थे? तप करते थे,
मेडिटेशन करते थे। सो पहला चीज़ जो हमें करना चाहिए एंड दैट इज़ कि हमें बच्चों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराए। वो बच्चे नहीं कर पाते तो बच्चों को आंख बंद करके जस्ट 10 मिनट के लिए बैठे और अपनी सांसों के ऊपर पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन के ऊपर रखें। वो करते हुए हम बच्चों को मेडिटेट करवा सकते हैं, या फिर ओमकार या ऐसा कोई भी चीज़ जो मम्मी पापा इन बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, नंबर 1। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसंट्रेशन एंड फोकस को बढ़ाने के लिए, जैसे बॉडी के लिए बॉडी का जिम होता है Yes. फिजिकल, वैसे बच्चों के लिए ब्रेन जिम भी होता है, राइट। एंड जो ब्रेन जिम है एक्सरसाइज, जहां पर हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से दोनों अलग अलग काम करवाएं, तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों सुपर एक्टिव हो जाते हैं। अग्री। राइट। एंड इसके लिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम राइट हैंड से कुछ अलग काम करवा रहे हैं, जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। यस। अब नाउ नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बंदा ये भी क्लॉकवाइज दोनों बोलेंगे तो घुमा पाएगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज तो घुमा पाएगा, बट जब एक नॉर्मल व्यक्ति को बोला जाए कि आपको दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है तो शायद उनके लिए डिफिकल्ट होगा। राइट। मे बी शायद इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं, इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की हैंड की अलग अलग एक्टिविटी। मे बी शायद ये फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर लिया, सेकंड एंड थर्ड फिंगर लिया। अब नाउ हम क्या करेंगे, दोनों को स्विच ओवर करेंगे। सो नाउ यहाँ पर बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है। ओके। एंड इसके कारण बच्चों का पढ़ाई के अंदर फोकस एंड मेमोरी पावर डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट। सो पेरेंट्स, जो चीज़ें आप लोग ब्रेडी में अलग अलग समय पे सुनते हैं, देखते हैं या हमारे टीचर्स करवाते हैं, एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन सर ने भी सजेस्ट किए हैं। तो आई एम श्योर कि आप इसके बारे में और ज़्यादा सीरियसली बच्चों को घर पे भी प्रैक्टिस के समय पे सपोर्ट करेंगे। और आई थिंक इसके बारे में जब हम प्रीवियसली बात कर रहे थे वाइल टेकिंग कॉफ़ी, आप भी बता रहे थे कि हमारे जो काइंड ऑफ घंटी और आरती वाली कुछ एक्टिविटी आप बता रहे थे। एग्जैक्टली सर। काफ़ी बार होता है कि जब पेरेंट्स काउंसलिंग में आते हैं, जब वो पूछते हैं कि कोर्स में हम लोग क्या कराते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं पर्सनली कभी कभी उनको एक पुराना एग्जांपल देता हूँ जिससे वो कनेक्ट हो। जैसे आपने जो अभी हैंड मूवमेंट का बताया, टेक्निकली दैट इज अ LRB एक्सरसाइज, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्सरसाइज। लेकिन डे टू डे में अभी की कल्चर में हमारे घर में ये बहुत कम देखा जाता है। लेकिन अगर हम पुराना समय याद करें, जब हम बच्चे थे और मे भी घर में दादा दादी आरती करते थे या हम फ्रिक्वेंटली मंदिर जाते थे, पुजारी को देखते थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब वो आरती कर रहे हैं तो उनका जो घंटी बजाते हैं उसका हैंड मूवमेंट अलग है, आरती का अलग है, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। जिनको हैबिट नहीं है तो या तो वो दोनों हैंड ऐसे होगा या दोनों गोल घूमेगा। सो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो इमीडिएटली एक पेरेंट भी समझ सकते हैं, उनको आइडिया आता है कि टेक्निकली जब हम LRB एक्सरसाइज, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बातें कर रहे हैं तो है क्या। बट अब ये चीज़ें हमारे कल्चर से धीमे धीमे कम हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये सब प्रोवाइड करना होता है। राइट। सर, ब्रेन ट्रेनिंग के साथ साथ मैं थोड़ा एक आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। काफ़ी पेरेंट हमें ऐसा बोलते हैं कि बच्चे लिखते नहीं है, या लिखने का जब टाइम आता है कि 20 मिनट आधा घंटा कुछ लिखना है तो वो नहीं करता है, मतलब स्ट्रगल होता है। एज अ पेरेंट उनको एक दिक्कत है कि हम क्या करें कि उसका सॉल्यूशन मिले। राइट। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे लिखने के नाम पे दूर भागते हैं। राइट। सो लिखना इज टेक्निकली टेक्निकली यदि हम देखें तो दिमाग से हम कुछ सोच रहे हैं, एंड वो वर्ड जो हमारे दिमाग में बन रहे हैं वो हाथों को कमांड दे रहे हैं कि आपको पेंसिल को या पेन को ऐसे मूव करते हुए लिखना है। राइट। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखें तो 3 चीज़ों की प्रोसेस हो रही है। वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज योर मेमोरी रिकलेक्शन। आपने जो आंसर पढ़ा हुआ है वो यदि धीमे धीमे याद आएगा तो आप जल्दी से कभी नहीं लिख पाओगे। यस। राइट। सो पहला है एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉल। नंबर 2 एंड दैट इज ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। माने दिमाग ने जल्दी से याद कर लिया, पर यदि वो जो पर्टिकुलरली व्यक्ति का जो मैसेज पहुंचना चाहिए हाथों तक, यदि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुआ है,
तो भी वो दिक्कत करेगा। एंड उसके बाद में तीसरा आता है एंड दैट इज लिखना। उसके लिए काम करेगा फिंगर की स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। राइट। अब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज राइटिंग। मैक्सिमम मम्मी पापा लिखने पे फोकस करते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं हमें लिखने पे फोकस नहीं करना चाहिए, ये तीनों पैरामीटर को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। तो लिखना इज अ बाय प्रोडक्ट, यस। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम पीछे पड़े रहेंगे कि तू लिखता नहीं, तू लिखता नहीं, तू लिखता नहीं, तो वो नहीं हो पाएंगे जब तक ये तीनों ट्रैक कंप्लीट नहीं होंगे। सो नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि तीनों ट्रैक को कंप्लीट कैसे करें। तो पहला चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमने मेमोरी के बारे में तो लर्न वन डे बिफोर वगैरह हमने सीख लिया। नाउ ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल दो, जैसे तबला है या पियानो है, हारमोनियम है, उस टाइप की कोई इंडोर एक्टिविटी हो सकती है, या फिर टेनिस या बैडमिंटन या टेबल टेनिस जैसी आउटडोर या फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जहां पर सामने वाले ने बॉल को यदि हिट किया तो मेरे पास आया, मैं सोचूंगा, प्लानिंग करूंगा एंड उसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने हाथों से मारूंगा। हर 10 सेकंड में, हर 20 सेकंड में वो पूरा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो ब्रेन सोचता है और हाथ उससे जो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, वो इम्प्रूव हो रहा है। तबला बजाने से, गिटार, पियानो, वो सारी चीज़ों से बच्चों का ये वाला जो पार्ट है वो डेवलप होता है। सो हमें लिखने के लिए आधा घंटा बिठाए, उसकी जगह आधा घंटा उसको तबला बजाना चाहिए, उसको आधा घंटा टेनिस या बैडमिंटन खेलना चाहिए, उससे उसके चांसेस बढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर आता है नंबर 3 एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द फिंगर। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फिंगर के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे पंचिंग बैग हो गया, यस, बॉक्सिंग बैग वगैरह भी जो रहता है वो हो सकता है। ये ए शेप की स्प्रिंग आती है बच्चों के लिए, कि जो फिजियोथेरेपी के लिए भी काम में आती है। यस, बच्चा सपोज आधा घंटा पौना घंटा टीवी देख रहा है, बच्चे को बोले बेटा तू देख पौना घंटा, बट शर्त ये है कि हाथ में रिमोट की जगह तो ये स्प्रिंग लेकर बैठ, राइट। बच्चे को बोले ये बॉल लेकर बैठ, और उसका फोकस होना चाहिए कि वो स्प्रिंग को या तो प्रेस करे या तो बॉल को फेंकते हुए कैच करे। सो हम जब छोटे थे दीवार पे बॉल को मारना, फेंकना और वो कैच करना, तो वो भी हमारे ये दोनों काम कंबाइन कर लेता है। सो मुझे लगता है ये हम यदि काम करेंगे तो हमारा लिखने का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सो जहाँ तक मैं समझा सर, मैं पेरेंट्स को खास ये नोट देना चाहूँगा कि जो लिखने की दिक्कत है उसको लेजीनेस के साथ कनेक्ट ना करे। ये फाइन मोटर स्किल और ब्रेन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीज़ है। उसका हाँ। सोल्यूशन जो सर ने बताया दैट इज द राइट सोल्यूशन, नहीं कि सिर्फ बच्चे को हम डांटे कि तू लेजी है। ये लेजीनेस का इश्यू है ही नहीं है। वंडरफुल। सर कौन सी ऐसी स्किल्स है जो कि बच्चों को छोटी एज में उनको मतलब सिखाने का पेरेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो उनको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट दे? राइट। सो जनरली हम इसको काइंड ऑफ 3 पार्ट में यदि हम डिवाइड कर लें, तो पहला मैं कहूँगा इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। बिकॉज बच्चा सबसे पहले इमोशनली ही मम्मी पापा के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट इज समथिंग कि जहाँ पर लव, केयर, सिंपथी, एम्पथी, सोशलाइज होना, बातचीत करना, सामने वाले के फीलिंग को समझना और हमारे फीलिंग को सामने वाले को समझाना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम पहले 2, 3, 4 साल के अंदर जितना हो सके उतना जल्दी डेवलप करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड फेज हमारा आता है, मैं कहना चाहूँगा दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव स्किल्स, जहाँ पर वो बच्चे का डिसीजन लेना, सही या गलत के बीच का डिफरेंस है उसको भांपना, मैथमेटिक्स हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, लॉजिक एंड रीजनिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हमें उसके बाद में डेवलप करना चाहिए। एंड इमोशनल स्किल्स के लिए मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज बच्चा इमोशनली यहाँ पर मम्मी पापा के साथ कनेक्टेड है। मम्मी पापा, दादा दादी जितना बच्चे के साथ खेलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, गाय को घास खिलाना या वो सारी एक्टिविटी करेंगे, गरीब की हेल्प करना, वहाँ पर उसका वो एरिया डेवलप हो रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो जहाँ पर बच्चे का लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, वो जो सारी चीज़ हम यदि डेवलप करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वैदिक मैथमेटिक्स हो सकता है, मे बी अबाकस हो सकता है,
यस, राइट। ये जो सारी चीज़ें हैं, या फिर हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, सेंसरी डेवलपमेंट वाला जो पर्टिकुलरली पूरा प्रोग्राम रहता है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों के काइंड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बिकॉज वहाँ पर बच्चों को काइंड ऑफ मैथमेटिक्स या जो नंबर्स हैं उसको विजुलाइज करना है, राइट, राइट। ज़्यादातर बच्चे नंबर के साथ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं होते, या तो उतने फ्री नहीं होते। बट जब अबाकस के अंदर जो एक्सरसाइज और एक्टिविटी होती है, उसके बाद में बच्चे 5 नंबर को पढ़ते नहीं है, 5 नंबर को विजुलाइज करते हैं, एग्जैक्टली, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना फास्ट होता है कि एक नॉर्मल बच्चे को जो कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, अब ये बच्चा 4 या 6 महीने के अंदर वो बच्चा वो चीज़ मन में कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट कर लेता है, यस, राइट। सो मे बी यहाँ पर हम टेनिस या बैडमिंटन जैसी एक्टिविटी हो सकती है, सुडोकू या स्क्रम्बल जैसी भी एक्टिविटी हो सकती है। यदि उसके साथ साथ हम यदि मे बी वैदिक मैथ्स, अबाकस, इस टाइप की एक्टिविटी को भी यदि हम कंबाइन करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट वे में होगा। एंड देन आफ्टर तीसरा आता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव, ओके, राइट। जहाँ पर जो लॉजिक जो सामने दिख रहा है उसको लॉजिकली एनालाइज करे, दैट इज कॉग्निटिव। बट खुद का कुछ नया क्रिएट करे, दैट्स क्रिएटिव, क्रिएटिव। एंड उसके लिए मे बी जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, एग्जाम्पल Okay. के तौर पे ऐसे करना, स्टोरी टेलिंग करना, वो चीज़ हो सकती है। ओरिगामी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी में, मे बी डांस और सिंगिंग भी हो सकता है, ऐसी कोई एक एक्टिविटी में बच्चे को ज़रूर से रखना चाहिए। सो यदि हम तीनों तरीके से करेंगे तो बच्चे का काइंड ऑफ 360 डिग्री का डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज एक साइड होगी और दूसरी साइड नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। बच्चा क्रिएटिव है, सोशल है, बट लॉजिकल नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा। और सिर्फ लॉजिकल है, सोशल नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो फिर शादी के बाद डाइवोर्स पक्के पक्का है। सो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो ब्रेनी लर्निंग सेंटर पे मिल जाता है, जैसे Wow. कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू क्रिएटिव, इमेजिनेशन, एबेकस की जो आपने बात करी। आई एम 100% श्योर कि सरप्राइजिंग होता है पेरेंट के लिए जब ब्रेनी एबेकस करके वो लोग 6 मिनट में 120 या 150 सम्स कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, वाह, जो हमारे लिए शायद रीड करना भी इम्पॉसिबल है। हाँ, माने वो पॉसिबल नहीं है, तो राइट। यस, वी आर प्राउडली गिविंग दैट सॉल्यूशन टू किड्स। बट फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका शायद हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो है फिर स्कूलिंग के लिए, स्टडी के बारे में, कि बच्चे को स्टडी करना पसंद नहीं है, उसको स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं? राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जब ऐसे एक्टिविटी में डालते हैं, बच्चे ये एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और स्टडी से इंटरेस्ट कम हो जाता है, राइट। तो पहला चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर या ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर कोच कौन से 2 काम करते हैं। पहला कि उसको अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। जो भी कोच को आप देखेंगे, जो भी आउट ऑफ 10 लोग, जो भी 1 या 2 बच्चे अच्छे परफॉर्म करें उनको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, सभी को मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। मे बी हम जिम में भी जाएंगे तो कोच यही काम करता है। मुझे लगता है कि हम पेरेंट ना बने, हम स्टडी के लिए भी स्टडी कोच बन जाए, एंड हम भी बच्चे को अप्रिशिएट करें, एंड हम भी बच्चे को मोटिवेट करना शुरू करें। सो बच्चे ने पूरा पेज लिखा और उसमें से यदि 4 स्पेलिंग रॉन्ग है तो वो चीज़ पे रेड सर्कल बनाना एंड उसको दिखाना कि तेरी ये 4 गलती है, वो टीचर का काम है। Okay. वो काम मम्मी पापा ना करें। मम्मी पापा ये बताए कि बाकी के 396 स्पेलिंग तूने सही लिखे हैं, उस पे उतने ग्रीन सर्कल बना के बच्चे को दिखाए तो बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील करेगा। सो मम्मी पापा रहे, टीचर ना बने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा सपोज क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, आजकल ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट आता है, गोल्फ या फुटबॉल, कहीं पर भी। हम बच्चे को उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाए कि बेटा सपोज आप सचिन तेंदुलकर जैसे बन गए, आपको न्यूज़ मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, आपको इंग्लिश में आंसर देने होंगे, उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी अच्छी आपको काम में आएगी, राइट। सो बच्चे को हम पढ़ाई के लिए फोर्स करने की जगह पर पढ़ाई एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे और एज अ क्रिएटिव पर्सन के तौर पे आपको कहाँ कहाँ पर काम में आ सकती है वो हम दिखाएं। मे बी शायद माइकल जैक्सन हो सकते हैं, राइट। वो इतने सारे पैसे कमाने के बावजूद भी
जब इतना बड़ा महल होने के बावजूद भी, इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद भी, जब वो दुनिया छोड़ के गए तो बैंकक्रप्ट थे, Yes. मे बी मेजोरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज। तो बच्चे को हम वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बच्चे को बताए कि देख बेटा, तू ये कर और इससे पैसा बना, पर पैसे को संभालने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए तुझे अकाउंट भी आना चाहिए। उतना अकाउंट कर ले कि तुझे और किसी के नहीं संभालने, बट खुद के तो संभाल पाए। उतना मैथ्स, उतना कैलकुलेशन, उतना फाइनेंस आना चाहिए। उस तरीके से यदि हम बच्चों को समझाएंगे, मुझे लगता है बच्चे डेफिनेटली पढ़ेंगे। वंडरफुल सर। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से आज की डेट का सबसे हर एक पेरेंट के लिए, चाहे वो 1.5 साल के बच्चे के माता पिता है या वो 12-15 साल के टीनेजर के माता पिता है, सबके लिए सबसे बर्निंग क्वेश्चन है। बच्चे मोबाइल से चिपक जाते हैं, मोबाइल का आदत छूटता ही नहीं है, और उसका कोई एक अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन लोगों को दिखाई नहीं देता है। आप इतने सारे पेरेंट्स को कोच करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे पाएंगे जिससे पेरेंट का ये एक डेली जो दिक्कत है, जिससे बच्चों से उनका एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल जाए। परफेक्टली फाइन। सो बच्चे ज़्यादातर, मैं कहता हूँ कि बच्चे आजकल टीनेजर्स नहीं हो रहे हैं, बच्चे आजकल स्क्रीनेजर्स हो रहे हैं, राइट? एज के साथ साथ उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता रहता है। सो यहाँ पर हमें बच्चों को स्क्रीनेजर्स नहीं, रियल में टीनेजर्स बनाना है, रियल वे में वो ग्रो करे। वैसा यदि हम चाहते हैं तो पहला हम एक उसूल बनाएं कि खाने के साथ साथ हम बच्चे को टीवी या मोबाइल नहीं देंगे, राइट? सो मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि सर हम यदि बच्चे को मोबाइल नहीं देते तो बच्चा खाना नहीं खाता। मैं कहता हूँ कि ज़रा सोचिए कि आप एक आइलैंड पे गए एंड वहाँ पर आप फंस गए एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर आपको बचाने के लिए दूसरी बोट में भी महीने के बाद आने वाली है। आपकी बैटरी जो भी मोबाइल की थी सब खत्म हो चुकी है, कुछ चार्ज हो पाया वैसा नहीं है। अब वो आइलैंड पे 1 महीने तक बच्चे को भूखा रखेंगे कि कुछ खिलाएंगे? बोले नहीं नहीं खिलाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि जो ऑप्शन नहीं था, बच्चा जब दुनिया में आया, जब मैंने दुनिया में जो दिन आया उस दिन तो उसने स्क्रीन नहीं मांगा था। यस। उस दिन तो पूरी हॉस्पिटल में कौन मम्मी पापा पता भी नहीं था, तो भी रो के बता दिया कि भाई मुझे खाना दो। सो बच्चे का खाना जो है ना वो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, पर जब उसके साथ प्लेजर मिल जाता है तो उसमें मजा आता है। नॉट फॉर द बच्चा, फॉर अस ऑल्सो। तो हम पहला ऐसा प्लान करें कि एटलीस्ट हम 3 मील में से 1 मील से शुरुआत करें, दैट इज कॉल्ड डिवाइस फ्री डिनर। यस। सो उस समय पे मे बी शायद मम्मी पापा बच्चा सभी लोगों को अपना जो फ़ोन है वो सबमिट करना है। तभी अभी आई थिंक एक रील भी वैसी वायरल हुई थी कि वो घर में खाना तभी मिलता है जब वो बाउल के अंदर मम्मी को फ़ोन सबमिट करवाए। फ़ोन सबमिट करवाते तब उसके बाद में डाइनिंग टेबल पे बैठना है और उसके बाद में खाना खाने के लिए करना है। तो वैसा हम करें। नंबर 2, जब भी खाना खाने के लिए बैठे हैं, ज़्यादातर क्या होता है, पढ़ाई किया क्या, कब एग्ज़ाम है, इस बार तो फेल नहीं होगा, वो कंप्लेनिंग मोड में जब हम बातचीत करते हैं तो बच्चे का मम्मी पापा के साथ खुशी के लिए डोपामिन केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एंड जब जितना ज़्यादा मम्मी पापा टोकते हैं, डांटते हैं, उतना उससे फ्रेश होने के लिए उसको उतना ज़्यादा स्क्रीन देखना पड़ता है। सो उसकी जगह पर बच्चा यदि मम्मी पापा को हंसते हुए, बातें करते हुए देखता है, सुबह से लेकर शाम तक जो हुआ उसके गप्पे शप्पे मारते हुए देखता है, तो यही बच्चा है जिसका डोपामिन माने हैप्पीनेस का केमिकल मोबाइल के साथ नहीं मम्मी पापा के साथ जुड़ता है। राइट। एंड वो समय पे बच्चा फिर फ़ोन नहीं मांगेगा। सो बच्चे के लिए उसके साथ हम बैठे, कहानी सुनाए, नॉर्मल बातचीत करें, हंसी मजाक करें, और उसके साथ जब हम खाना खाएंगे तो बच्चा मोबाइल भूल जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम फ़ोन को 100% ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। अग्रीड? टीवी कल हम घर से निकाल दें ऐसा नहीं होगा, फ़ोन को हम अभी ऑफिस पे रख के घर पे जाए वैसा नहीं होगा। इन स्क्रीन इज द फ्यूचर। यस। राइट? जब हम कहते हैं कि स्क्रीन से बच्चों को दूर करना है, मैं कहना चाहता हूँ आंसर इज नो। बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं करना है, स्क्रीन का प्रोडक्टिव उपयोग सिखाना है। सो इलॉन मस्क ने मे बी 12-13 साल की एज पे गेम बनाए, वो बेचा, फिर फाइनेंस की ऐप बनाई, फिर वो बेचा, वो भी स्क्रीन पे ही थी।
यस। मे बी हम फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग को लेंगे, तो उन्होंने भी अर्ली एज के अंदर स्क्रीन का उपयोग करते हुए पहला उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था उनकी कॉलेज के लिए। मे बी बिल गेट्स को भी देखेंगे तो वो 12-13 साल की एज पे पूरी पूरी रात कोडिंग के लिए लगे रहते थे। सो मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट द स्क्रीन, इट इज़ द यूज ऑफ दैट स्क्रीन, द पर्पस ऑफ द स्क्रीन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्क्रीन। सो इसीलिए हम क्या रूल रखे, 4/2/1। हाँ। सो स्क्रीन 0 नहीं करना है, बट स्क्रीन का रूल हम घर में रखे 4/2/1। सो 4 इज वॉट, 4 घंटे बच्चे ने स्टडी किया है, एस फॉर स्टडी किया है, स्कूल पे गया, होमवर्क किया, वो 4 घंटा हुआ है। तो नाउ 2 एस फॉर व्हाट, स्पोर्ट्स। ओके। सो 4 घंटा स्कूल में गया, नाउ 2 घंटा बच्चे को क्या करना है, स्पोर्ट्स करना है। 1 घंटा इंडोर किया, 1 घंटा आउटडोर किया। वो 2 घंटा जब स्पोर्ट्स हुआ, उसके बाद में 1, एंड दैट इज एस फॉर व्हाट, स्क्रीन। ओके। सो एस स्टडी स्पोर्ट्स। उसके बाद जब वो 1 घंटा स्क्रीन करेगा तो वो स्क्रीन उसके लिए साइड इफेक्ट नहीं करेगा। उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो चुका है, उसका काइंड ऑफ ऑल ओवर फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। फिर यदि 1 घंटा टाइम पास के लिए यदि हंसी मजाक देखा, कोई कार्टून देखा, कुछ कॉमेडी देखा, तारक मेहता देखा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, राइट। सो 4/2/1 इज द रूल जो सभी मम्मी पापा को फॉलो करना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल इंसाइट कि ये अगर सीक्वेंस में अगर हम करते हैं तो स्क्रीन का, और जैसे आपने बताया कि स्क्रीन का एक प्रोडक्टिव यूज भी होता है, उसी के एक प्रयास के रूप में हम लोगों ने जो ब्रेनी एबेकस है उसमें पूरा एक ऐप बच्चों के लिए डिजाइन किया है, जहाँ पे उनका प्रिसाइज लर्निंग, प्रिसाइज प्रैक्टिस एंड प्रिसाइज टेस्ट, ताकि पेरेंट को, टीचर को, सबको पता चले। तो जैसे आपने खास बोला कि यस, अगर प्रोडक्टिव यूज होता है स्क्रीन का, जैसे आपने 1 घंटा सजेस्ट किया, तो हमारा तो सिर्फ 10 to 15 मिनट रिक्वायरमेंट है। हम लोग सिर्फ 10 to 15 मिनट सजेस्ट करते हैं कि बच्चा ये ऐप के ऊपर प्रैक्टिस कर लेगा, तो पूरा जो उसका ये कोर्स का बेनिफिट है वो वंडरफुल बेनिफिट मिल जाएगा। सो उसने जो सेंटर पे सीखा है उसका प्रैक्टिस वो ऐप पे कर सकता है, राइट? यस, वो लर्निंग भी वापस कर सकता है, Okay. प्रैक्टिस करेगा, जहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम पे जैसे एक रियल टीचर होता है जो कि बाजू में खड़ा होके उसको सिखा रहा है, राइट। उस टाइप का प्रैक्टिस मोड है। और टेस्ट के टाइम पे फिर जो टेस्ट होता है जिसका आउटकम पेरेंट टीचर अच्छे से चेक कर सके कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को हम बेटर करें और स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा काम हो सके, फोकस कर पाए। वेरी गुड। यस, स्क्रीन का प्रोडक्टिव यूज होना ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है। सर, एक चीज जो कि हमारे शायद उतने एक्सपर्टीज में नहीं है, फिर भी हमारा एक कोर्स है जो इसके बारे में थोड़ा हेल्पफुल है, ब्रेनी सेंसरी एनहांसमेंट करके हमारा जो प्रोग्राम है, जिसमें हम इमोशनल कोसेंट पे काम करते हैं, जिसमें फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, उस पे काम होता है। और उसमें कई बार, क्योंकि उसमें 2 दिन के बच्चों के वर्कशॉप होते हैं और पेरेंट्स के बहुत सारे मीटिंग होते हैं, उसके दौरान हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा अपनी जो फीलिंग्स है वो पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पेरेंट क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम कम हो या उसको हम एलिमिनेट करें? वेरी गुड। और ज्यादातर वहां पर छोटी एज के बच्चे आपके पास ज्यादा आते हैं, यस, राइट? सो बच्चे का काइंड ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छा कैसे हो, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को वो अच्छे से शेयर कर पाए, उसके लिए एक पावरफुल टेक्निक जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड टॉय टॉक। ओके, राइट। सो टॉय टॉक इज व्हाट आजकल ज़्यादातर बच्चे, नंबर 1, हम जितने खुल के खेल पाते थे सोसाइटी में, बाहर फ्रीली जा पाते थे, आजकल के बच्चे वैसे जा नहीं पाते। एंड यदि जाते भी हैं तो नीचे जाके भी बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में गेम ही खेलते हैं। सो यहाँ पर आज बच्चों का जो सोशल एक्सपोजर होना चाहिए वो कंपैरेटिवली कम हो चुका है। पहले हमारे समय में 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे हुआ करते थे तो में भी शायद कोई इश्यू था ही नहीं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं सोशल स्किल एक दूसरे की आपस में ही डेवलप हो जाते थे। यहाँ पर आजकल या तो 2 बच्चे हैं या तो मैक्सिमम फैमिली में, और नाउ सिंगल चाइल्ड है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है।
तो उसमें मम्मी पापा शुरुआत कहाँ से करें पता है? बच्चा यदि शाय है, बच्चा इंट्रोवर्ट है, बच्चा यदि बोलता नहीं है, अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा है, स्टार्ट विद द टॉय टॉक. सो टॉय टॉक इज व्हाट, कि मैंने अध्याय के साथ, मेरे बेटे के साथ शुरू किया था कि उसको जब डायनासोर पसंद है, राइट, ओके, तो मैंने उसको टी-रेक्स इज उसका फेवरेट कैरेक्टर, तो मैं टी-रेक्स का मैंने टॉय लिया. अब नाउ मैं टी-रेक्स बन के उसके साथ बातें कर रहा हूँ, होल्डिंग टी-रेक्स इन माय हैंड, ओके, एंड आई आस्क, हाय आदि, कैसे हो आप? एंड फिर वो आदि जवाब देगा, एंड फिर मैं कहूँ चलो हम खेलते हैं आज, चलो टॉय रूम में चलते हैं. वैसा करके वो टी-रेक्स को लेके मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, तो वो 2-2.5 साल का था, वो पीछे 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 दौड़ते आएगा, एंड आज तुम्हारे पास क्या है नया टॉय खेलने के लिए? एंड देन आफ्टर वो टी-रेक्स उससे बात कर रहा है, वो टी-रेक्स से बात कर रहा है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, मे बी शायद बच्चे ने हर्ट किया, बच्चे ने आपको मारा, ऐसा कुछ भी होता है, कभी कभी बच्चे छोटे हाथ उठा हाँ, देते हाँ, हैं, तो उस समय पे पर्टिकुलरली टी-रेक्स की भाषा में फिर हम जवाब देते हैं, तो बच्चा इमोशन को, फीलिंग को समझता है, एंड नॉट दी विद द टी-रेक्स, बट बच्चे को जो कैरेक्टर, किसी को पेप्पा पिग पसंद हो, किसी को और कुछ चीज़ Yes. पसंद हो, तो वैसा करते हुए हम बच्चे के साथ बातचीत करना शुरू करें. नंबर 2, बच्चे के सर पे और उसकी पीठ पे 9 मिनट का हाथ घुमाना इज कंपलसरी. हम्म, जब तक हमने बच्चे को इमोशन दिया ही नहीं है, फीलिंग, केयर, लव, टच दिया ही नहीं है, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा वो चीज़ को समझेगा, फील करेगा? ये फीलिंग की बात है, लेक्चरिंग की बात नहीं है. राइट, तो मम्मी पापा का जो प्यार जो काम कर सकता है दुनिया में, और कोई मेडिकेशंस नहीं कर सकता, उतना पावरफुल ताकत है. सो मम्मी पापा यदि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर बच्चे के ऊपर 9 मिनट रात को सोने से पहले यदि उसके सर पे और उसकी पीठ पे हाथ घुमाए, मे भी बोले बच्चा जब सो रहा है तब मैं ऑफिस पे होता हूँ, पापा बोल सकते हैं, यस, या जब भी टाइम होता है तो उस समय पे बच्चा खेल रहा होता है, तो क्या करे, टीवी तो देखते हैं कि नहीं, तो बच्चे को बोले कि बेटा मेरी गोदी में लेट जाओ, और जब बच्चा टीवी देख रहा है आप उसके सर पे और उसकी पीठ पे 9 मिनट का हाथ घुमा दो. सो बच्चे का कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, सोशल स्किल का प्रॉब्लम, इमोशनल शेयरिंग या नॉट शेयरिंग का प्रॉब्लम, मेमोरी पावर का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, 9 मिनट का मम्मी का स्पर्श, 9 मिनट का पापा का स्पर्श, नॉर्मल बच्चे के लिए. यदि बच्चे के अंदर ADHD है, ADD, या आजकल ढेर सारे ऐसे भी बच्चे आपके पास भी आते होंगे. सो इन दैट सिचुएशन पर्टिकुलरली हमें ध्यान में रखना है कि 9 मिनट नॉर्मल के लिए बच्चा हाइपर एक्टिव है या डिसकनेक्टेड है, मम्मी पापा से अभी तक इमोशनली कनेक्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर हमें 18 मिनट का टाइम देना है. ओके, और यदि ADD, ADHD, LD या CP, ऐसी जो भी सिचुएशन, ऑटिज्म, वो जो सारी सिचुएशन आती है, तो फिर इंटू 3 माने 27 मिनट का टाइम देना है. वो मे बी मॉर्निंग में उठते वक्त भी हो सकता है, सोते वक्त भी हो सकता है, टीवी के वक्त भी हो सकता है, खाना खाने के वक्त भी हो सकता है. राइट, तो पूरे दिन में 27 मिनट इधर मम्मी और पापा का स्पर्श यदि मिलता रहेगा, तो वो बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट आएगा, एंड वो बच्चा इमोशन को बहुत अच्छे से समझ पाएगा. सो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है बहुत काम करेगी. तो क्या सर जो जिद्दी और चिड़चिड़ेपन वाला जो एक दिक्कत होता है पेरेंट फेस करते हैं, उसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे या उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे? राइट. सो जिद्दी या चिड़चिड़ापन होने का जो वन ऑफ द रीजन है, दैट इज कॉल्ड अटेंशन सीकिंग. ओके, कि वो बच्चा जब तक जिद नहीं करता तब तक मम्मी पापा का अटेंशन मिलता ही नहीं है, ओके, राइट. इसीलिए वो बच्चा ये करता है. तो जो बच्चे को मे बी 9 मिनट या 18 मिनट या 27 मिनट का टच मिल गया, तो अब अटेंशन सीकिंग के लिए जो जिद कर रहा था वो बंद हो जाएगी. पर नंबर 2, अब बच्चे ने नॉर्मल सिचुएशन में कोई चीज़ मांगी, वो हम देते नहीं है. बच्चे ने बोला पापा पेन चाहिए, अब पापा ने इग्नोर मारा. अब बच्चा दूसरी बार मांगता है, तीसरी बार, फिर पापा ने इग्नोर मारा. फिर बच्चा जब जिद करता है, रोता है, पैर पछाड़ता है, उनके पेन से वो जेब से पेन लेता है ना, अब गंदे पापा हो ना, फिर पापा पक के फिर दिला देते हैं. तो बच्चे के दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग हुआ कि नॉर्मल तरीके से बात करने से पापा या मम्मा दिलाते नहीं हैं, जिद करने पे ही मुझे चीज़ें मिलेगी. सो नाउ यदि उस तरीके से प्रोग्रामिंग हुआ है, तो फिर हमें मम्मी पापा को क्या ध्यान में रखना है कि 10 चीज़ें जब बच्चा मांगता है तो 3 या 4 चीज़ें इमीडिएटली दिला दे. मैंने बच्चे ने प्यार से कहा कि पापा मुझे ये खाना है, हमें लगता है कि ओके, पापा मुझे रबर चाहिए, पापा मुझे पेंसिल चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, स्कूल के लिए ये लेना है.
इमीडिएटली अब दिला दो। ओके। सो नाउ उसको लगता है कि मैं प्यार से मांगता हूँ, मुझे मिल जाता है। 2 या 3 चीज़ें हम क्या करेंगे पता है? सारी चीज़ें दिलाएंगे तो भी ज़िद्दी बनेगा, ओके। तो भी घमंडी बनेगा, तो भी डिमांडिंग बनेगा, सारी चीज़ें पूरी करी तो भी। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को पेशेंस भी सिखाना है। तो 2 या 3 चीज़ों के लिए बच्चे को बोलेंगे बेटा हफ्ते के बाद, बेटा महीने के बाद, ओके। बेटा 3 महीने के बाद। तो बच्चे के अंदर थोड़ी धीरज भी आएगी। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे का हाँ सुनना जितना ज़रूरी है, बच्चे का ना सुनना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट? यस सर। तो यहाँ पर हम 2 या 3 चीज़ों के लिए अपफ्रंटली उसको मना कर दें। हम्म। अपफ्रंटली उसको मना कर दे, उसको बोले कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको नहीं ही मिलेगा। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को, से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। ओके। एंड प्रॉब्लम क्या है? जब मम्मी ने मना कर दिया तो बच्चा पापा के पास चला गया। एंड पापा को क्या लगता था कि मुझे यार बचपन में नहीं मिला था चॉकलेट खाने को, तो आज तो अपने पास पैसे हैं तो चलो आइसक्रीम दे खिला देते हैं, खिला देते हैं। अब नाउ गड़बड़ यहाँ पर हो गई। इसको मैं कहता हूँ MDP, ओके। दैट इज कॉल्ड मल्टी डिरेक्शनल पेरेंटिंग। हम्म। सो मम्मी ने मना किया, पापा ने दिला दिया, पापा ने मना किया तो दादा या मम्मी। दादी तो होलसेल में बैठे हुए हैं कि मेरा पोता जो मांगे दे दो। राइट? पर यहाँ पर हम प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? वो बच्चे को जिद्दी बना रहे हैं, वो मम्मी पापा ही। बट उसको पता है कि यदि मम्मी ने मना कर दिया, उसके बाद में मैं पापा के पास जाऊंगा, दादा के पास जाऊंगा, दादी के पास जाऊंगा, फिर भी मुझे वो चीज़ वस्तु नहीं मिलेगी, तो बच्चा जिद करेगा ही नहीं। सो मे बी यस, मे बी लेटर ऑन, एंड मे बी नेवर और द नो। ये 3 चीज़ों को हम 33 डिवाइड करें, डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि एक्चुअली पेरेंटिंग की जो स्टाइल है वो बच्चों के व्यवहार के ऊपर असर कर रही है। असर कर रही है 100%। पेरेंट उल्टा समझते हैं कि बच्चे का ये एक्शन है और उसका मेरा रिएक्शन है, पर शायद उल्टा होता है कि पेरेंट का एक एक्शन है जिसका रिएक्शन बच्चे का बिहेवियर है, और फिर शायद वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मिसहैंडलिंग होता है और दिक्कतें होती है। सही बात है सर। अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ऐसा है कि जो हम डेली बेसिस पे हमारे सारे सेंटरों पे शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही पेरेंट का ये होता है। ओके। या शायद फोन भी जब हमें बचता है कि भाई ब्रेनी सेंटर, तो पहला क्वेश्चन ये होता है। और उस क्वेश्चन का जो रीजन है, मैं क्वेश्चन तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन का रीजन बता रहा हूँ कि बच्चे मैथ से डरते क्यों हैं। आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। राइट 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 राइट। सो ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स को लेकर फोबिया होता है, और डेफिनेटली यस, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है, जो नंबर की स्किल्स है, वो ज़्यादातर बच्चे को हमने बचपन में नंबर से दूर ही रखा होता है। खेलना कूदना पढ़ना लिखना वो सारी चीज़ें होती है। बट जब बच्चा पैसे गिनने की बात करता है, पैसा देने की बात करता है, कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है, ज़्यादातर हम बोलते हैं भी तुम बड़े होगे बाद में करेंगे। नंबर 2, या मैथमेटिक्स को लेकर हमने डरा के रखा हुआ है। मैथमेटिक्स को लेकर हम बोलते हैं कि नहीं, इस पे तुझे ज़्यादा ध्यान देना है, या मे बी शायद हमने डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, तो भी ये हो सकता है। या फिर नंबर 3, मैथमेटिक्स के टीचर जो है, राइट, वो यदि थोड़े से खड़ूस टाइप हो तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये 3 मेजर रीज़न होते हैं जिसके कारण बच्चे उससे दूर जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, इट इज़ द टीचर। तो पहले हम टीचर से बातचीत करें कि वो बच्चे को सॉफ्टली पोलाइटली अच्छे से सिखाए। मे बी यदि वो नहीं, तो नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को अबाकस हो सकता है, वैदिक मैथ्स हो सकता है, ऐसी जो मैथमेटिक्स की न्यूमेरिक स्किल्स है वो हम बच्चे की डेवलप कर दे, ताकि उसके लिए मैथ्स उतना इजी हो जाए कि उसको सर के सपोर्ट की या मैम के सपोर्ट की उतनी ज़रूरत ही ना पड़े। राइट? सो मुझे लगता है ये 2 सॉल्यूशन यदि हम फॉलो करेंगे तो ये फोबिया का भी रीज़न पता चल गया और सॉल्यूशन भी पता चल गया। परफेक्ट सर। हम डेली यही ऑब्जर्व करते हैं कि काफ़ी बार, जैसे आज तो फिर भी लोग एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन 20 साल पहले जब हम बच्चों को एबेकस कराते थे और एक 4.5 साल का बच्चा शायद 5 मिनट में 100 सम्स कर देता था, तो स्कूल टीचर के कभी कभी ईगो
हर्ट हो जाते थे। तो जैसे हाँ। आपने राइटली बताया कि अगर बच्चे का फियर ही चला गया, उसके दिमाग से ये डेफिनेशन ही चली गई कि मैथ्स मतलब डिफिकल्टी है, हुँ। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और डे टू डे हम हज़ारों बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एबेकस एजुकेशन से सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये एक बाई प्रोडक्ट बेनिफिट है, हुँ, मैथ्स का हुँ, हुँ, डर हुँ। चला जाना और मैथ्स इजी हो जाना, क्योंकि उसका कोर बेनिफिट तो ब्रेन डेवलपमेंट का है, अलग अलग स्किल्स होता है। बट यस, अगर फियर चला गया तो सारे बाकी सब ऑटोमैटिकली राइट। सर सेम दिक्कत हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसा मैथ्स का माहौल है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वही हाल है, और गुजरात में तो आप समझ ही सकते हैं कि ये थोड़ा हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ, है। तो हुँ। उसके लिए आपका क्या सजेशन है पेरेंट को? वेरी गुड। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे गुजरात की यदि हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे थे, तो घर में गुजराती कल्चर है। हुँ, हुँ। गुजराती लैंग्वेज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है एंड बच्चे को डाला है इंग्लिश मीडियम में। ओके। तो बच्चे को वो जो लैंग्वेज है उसका उतना एक्सपोज़र नहीं है। एंड बच्चा जब स्कूल में जाता है तो एक साउथ इंडियन टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक पंजाबी टीचर है जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एक गुजराती टीचर है जो इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। एंड मज़े की बात है कि तीनों टीचर का सेम शब्द का प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट। सो एक प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, एक प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बोलेगा और तीसरा और ही कुछ बोलेगा। अब नाउ बच्चा इज़ कन्फ्यूज़ कि व्हिच इज़ राइट, व्हिच इज़ रॉन्ग। नंबर 1, नंबर 2, उसका जो लैंग्वेज है ना, वो ऑडिटरी से ज़्यादा सीखने को मिलता है। माने लैंग्वेज, माने कोई भी छोटे से बच्चे को यदि हम चाइना में रख देंगे, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, वो 6 महीने में छोटा बच्चा जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा, विदाउट रीडिंग एनी सिंगल लाइन। हमने भी जो बचपन में गुजराती या पंजाबी या जो कोई भी मातृभाषा है, वो सीखी जस्ट बाय लिसनिंग ओनली। सो हमें 2 चीज़ पे फ़ोकस करें। यदि हमारा घर में गुजराती एनवायरनमेंट है, तो हम बच्चे को गुजराती स्कूल में रखें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हुँ, हुँ। बट यदि हम वैसा करते हैं, तो मे बी शायद बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो कई गुना ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो मम्मी-पापा उसको इंग्लिश स्कूल में रखते हैं, तो फिर हम और 2 चीज़ें ध्यान में रखें। एंड कई बार मुझे मम्मी-पापा बोलते हैं कि, "क्या आप रिकमेंड करते हो?" मैं कहता हूँ कि डेफ़िनिटली येस। महात्मा गांधी इतने समय पहले वहाँ पर जाकर अंग्रेज़ों से लड़ पाए, बात कर पाए क्योंकि उनको कौन-सी भाषा आती थी? इंग्लिश। स्वामी विवेकानंद इतने सालों पहले भारत का परचम स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूरी दुनिया पर फैला पाए। क्यों? क्योंकि आज से 100 150 साल पहले भी उन्होंने इंग्लिश में अपनी स्पीच दी हुई थी। यस। यदि उन्होंने गुजराती में या मराठी में जाके वहाँ पर शिकागो जाके स्पीच दिया होता, तो शायद वो नहीं समझ पाते। वेरी। एंड इसीलिए इंग्लिश डेफिनेटली हम जाने, बट एज अ लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश का डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला, मम्मी पापा इंग्लिश की वोकेबुलरी डेवलप करना शुरू करें। मम्मी थोड़ा सा या पापा जो बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना समझना शुरू करें। नंबर 2, बच्चे के लिए इंग्लिश के कोई अलग से क्लास या जो टीचर या एक्सपर्ट कोई हो, उनके साथ बच्चे को बैठाएं। ऐसे कोई क्लासेस वगैरह हो सकते हैं, हम बच्चे को डेफिनेटली भेजें। नंबर 3, बच्चा इंग्लिश मीडियम में है, बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि घर में बात गुजराती में हो रही है। तो ना मम्मी पापा, तीसरा सॉल्यूशन, मम्मी पापा गुजराती की भी टेक्स्ट बुक लेकर रखें। ओके। एंड हमने एक टेक्निक सीखी थी, LDOB, लर्न वन डे बिफोर। मम्मी पापा को क्या करना है कि कल बच्चे का जो भी लेसन इंग्लिश में सिखाने वाले हैं, मम्मी या पापा उसके साथ बैठे एंड वो लेसन को गुजराती के अंदर पढ़ के बच्चे को बताए। सो नाउ गुजराती के अंदर हीज और हर कंसेप्ट इज क्लियर। ओके। अब नाउ जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसको खाली ट्रांसलेशन ही सीखना है, उसको सिर्फ इंग्लिश ही सीखने पे ध्यान देना है। तो बच्चे का मुझे लगता है कि जो इंग्लिश को लेकर डर है वो भी दूर हो सकता है एंड बच्चा इंग्लिश में भी एकदम प्रो हो सकता है। यस, और आपने सर जैसे बोला राइटली कि राइट इंग्लिश एनवायरनमेंट के लिए क्लासेस या टीचर से हमें उनका वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं आपके पेरेंट्स को
अवेयर करना चाहूँगा, ब्रेनी जितना फेमस एबेकस क्लास के लिए और ब्रेन ट्रेनिंग के लिए है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज और फोनिक्स के लिए भी उतना ही बढ़िया कोर्स रन कर रहे हैं ओके 2007 से। सो 2 ढाई साल का कोर्स है, क्योंकि एक लोगों का मिथ होता है कि 2 3 4 महीने में मेरा बच्चा बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगे। वहाँ से थोड़ा हम डिसएग्री करते हैं कि बच्चे को एक भाषा सिखाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके लिए हमारे साथ 20 महीना 22 महीना आप हमें सौंप दीजिए, और वो बच्चा बायोग्राफी लिखने लगेगा, वहाँ तक का इंग्लिश हम उसका इम्प्रूव कर इम्प्रूव कर पाएंगे। पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। सर, एकेडमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें तो चलती ही रहती है, क्योंकि बच्चे का अभी एकेडमिक लाइफ है 15 साल 17 साल की एज तक, तो पेरेंट्स के लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है लाइफ का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद लाइफ लॉन्ग उनको ज़्यादा दिक्कत प्रोवाइड करती है, और वो है बच्चों की नेगेटिव थिंकिंग या तो उनका फियर, जो कि डायरेक्टली एकेडमिक्स पे भी असर करता है। बट उससे ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे रिसेंटली हमने अहमदाबाद में ऑब्जर्व किया कि किसी बच्ची ने 4th फ्लोर से जंप करके अभी सुसाइड कर रिसेंट लिया, रिसेंट, जस्ट एक वीक भी नहीं राइट हुआ। राइट राइट। सो एज ए एडुकेटर मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि इतने सारे स्कूल्स, क्लासेस, एडुकेटर्स, गवर्नमेंट, पेरेंटिंग कोच, हम सब लोग मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाए कि हम एक बच्चे के दिमाग से डर को या नेगेटिविटी को दूर कर सके, कि एक ब्राइट बच्चा जिसके शायद मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी या डर की वजह से रियल लाइफ को फेस नहीं कर पा रहा है, और वो सुसाइड तक का एक स्टेप ले लेता है, जो हमारे मतलब आप हम सब लोग ये जब सुनते हैं तो हमें पर्सनली बहुत बहुत बुरा ज्यादा लगता शॉक है, है, क्योंकि बहुत हम ज्यादा वो शॉक है। इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हम बच्चों से, पेरेंट्स से डेली कनेक्टेड है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पेरेंट्स के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इनपुट कुछ मिले, कि जिससे ये बच्चों में से नेगेटिविटी और डर दूर करने का उनका एक सॉल्यूशन मिले। मिले। वंडरफुल। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ, पढ़ाई के प्रेशर के कारण या कम मार्क्स आने के कारण बच्चा सुसाइड करता है, ऐसा जरा भी नहीं है। ओके। बच्चा यदि ऐसी सिचुएशन में यदि ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसका मेजर रीजन क्या है? मम्मी पापा की अपेक्षा। यस। राइट। सो इट इज नॉट कि बच्चे के 50% आए और 60% आए इसके लिए बच्चे ने सुसाइड किया। नो, यदि उसको पता है कि मैं 50 के साथ जाऊंगा या 30% के साथ जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा इस बल्ले बल्ले, माय मम्मी पापा इज कूल, तो वो बच्चा कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा, जो शायद हमारे मम्मी पापा थे। यस, एग्जैक्टली। हमारे बचपन में भी शायद हमारे 35 आए या 95 आए, उससे मम्मी पापा के प्यार में, मम्मी पापा के हमारे साथ बातचीत करने में कोई भी फर्क नहीं होता था। उन्होंने हमको UCL, दैट इज अनकंडीशनल लव, दिया हुआ था कि वो बोलते थे कि हाँ ये पढ़ने में होशियार है और ये पढ़ना उसको थोड़ा कम पसंद है, बस उतना बोल के वो छूट जाते थे। सो यदि मम्मी पापा एक चीज ध्यान में रखे, अपेक्षा के कारण ये हो रहा है, तो मम्मी पापा एक चीज ध्यान में रखे, बच्चे के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं है। राइट। सो बच्चे के लिए एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए बच्चा नहीं है। ये चीज यदि हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है हम काफी सारे बच्चों की लाइफ, शायद हर हफ्ते में हर हफ्ते नहीं, हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है, और ढेर सारे न्यूज शायद हमारे तक पहुंचते भी नहीं है। एंड हम हर घंटे में एक बच्चे की लाइफ बचा सकते हैं यदि मम्मी पापा थोड़े से बच्चे को लेकर पॉजिटिव हो जाए। और मम्मी पापा को मैं कहना चाहता हूँ, एक है एजुकेशन और एक है स्किल्स। बच्चे को मे बी शायद एजुकेशन उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, बट स्किल्स है जिससे वो सक्सेसफुल होगा, स्किल है जहाँ से वो सर्वाइव कर पाएगा, स्किल है जहाँ से उसको जॉब, नौकरी, धंधा जो कुछ भी करेगा वहाँ पर स्किल काम में आएगी। आज मम्मी पापा को पूछे मे बी पाइथागोरस या अलजेब्रा, आपको कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ पे काम में आ रहा है? राइट। हमने जो पढ़ा हुआ था वो 90% चीजें शायद हमारे आज काम में नहीं आ रही है, शायद चीजें बदल गई है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है आने वाले समय में हर बच्चे की या हर व्यक्ति की 8 से 10 करियर होगी, डिफरेंट डिफरेंट करियर होगी। माने जो बच्चे के लिए बच्चा 25 साल पढ़ा रहे हो, वो अब करियर ही 25 साल नहीं रही। तो प्रिपरेशन जो 5 साल का करियर है, 5 साल के बाद एआई या तो वो नौकरी खा जाएगा, काम खा जाएगा, या तो मार्केट बदल जाएगा, राइट? या तो लोगों की रिक्वायरमेंट या लोगों की अपेक्षाएं जो है वो बदल जाएगी। एंड इन दैट सिचुएशन मार्केट बदल गया, परिस्थिति बदल गई, प्रोडक्ट बदल गई, सर्विस बदल गई, तो आपको फिर से रीलर्निंग करना पड़ेगा। एंड इसके लिए कहना चाहता हूँ बच्चा 12th तक पढ़े या कॉलेज तक पढ़े उस पर फोकस नहीं करे, बच्चा लॉन्ग लाइफ लर्नर बना रहे उस पर फोकस करे। वेरी ट्रू। एक छोटा सा प्रयास उसमें सर हम लोग हमारी साइड से ये करते हैं, जैसे आप जो कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से जो कुछ चीज़ें मिसकंसेप्शन है, सेंसरी एनहांसमेंट हम लोग करते हैं ब्रेनी सेंसरी एनहांसमेंट में, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे के बिलीफ सिस्टम को एम्पावर करना। ओके। बच्चे का फियर जो होता है, फियर ऑफ फेल्यूर खास करके, उसको हम कैसे दूर करें। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली भी क्रीज पे जाएंगे तो 200 मैचेस में सब में वो 100 नहीं करेंगे। इट्स अ रियल लाइफ कंडीशन, सब यही लाइफ है। तो वो अगर छोटी एज में बच्चों को हम सिखाना और एक्सपीरियंस करना करा दे, तो उसको एक आइडिया आ जाएगा कि आज इस मोमेंट पे जो चीज़ मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करी, हो सकता है वही चीज़ 2 घंटे बाद मैं फेल भी हो जाऊं। 100%। सक्सेस दैट इज द लाइफ। दिस इज द लाइफ। वो उसको अगर हमने एक बार एक्सपीरियंस करा दिया तो उसकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगी कि एज अ चाइल्ड उसका ब्रेन और वो खुद कितना कैपेबल है, उसमें ट्रिमेंडस कैपेसिटी भरी पड़ी है। बट सक्सेस एंड फेल्यूर कुछ मोमेंट से चलता रहता है। वो अगर उसको क्लियर हो गया तो आई गेस ये एक जो दिक्कत है उसको हम काफी हद तक सोल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है सर जिसमें शायद हम लोग हमारे साइड से तो डेली प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का, पेरेंट्स को समझाने का, कि एबेकस ट्रेनिंग जो है वो मैथ्स और ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे कनेक्टेड है। आप भी एजुकेशन के मामले में एक्सपर्ट है, आप भी बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं और पेरेंट्स से भी मिलते हैं, जिसके थ्रू आपको बच्चे क्या करते हैं उसके बारे में आइडिया आता है। हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं तो पेरेंट की सोच के बारे में आइडिया आता है। सो मैं आपके पास से एक ये फीडबैक लेना चाहूँगा कि एबेकस जो है वो मैथ्स और ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि मैं प्राउडली ये बता पाऊंगा कि रिसेंटली आपके सन को ब्रेनी सेंटर पे एनरोल किया गया है, तो आपने भी वो चीज़ एक एक्सपीरियंस करी है। तो आपका क्या फीडबैक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे मदद करता है? राइट। सो जनरली 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल थिंकिंग वाला है, राइट है वो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी वाला है। और कोई भी जीनियस व्यक्ति है या कोई भी पावरफुल व्यक्ति है तो वो तभी है जब दोनों ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। इसीलिए हमने ब्रेन जिम एक्सरसाइज में ये सारी चीजें हमने देखी। सो नाउ जब कोई बच्चा अबाकस करता है तो वहां पर उसको नंबर को तो कैलकुलेट करना ही है, प्लस और माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन तो करना ही करना है, बट दैट ही और शी हैज टू डू विद द विजुअलाइजेशन। माने वो जब कर रहा है तब उसका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन दोनों पैरेलल, दोनों इक्वल लेवल पर वो डेवलप हो रहा है या यूज हो रहा है। एंड इसीलिए मेरे हिसाब से ये चीज वस्तु हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और शायद दिस इज द रीजन कि हमने अध्याय को भी इसके लिए एनरोल किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। आपका फीडबैक डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स को एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। बट फिर सर चीज़ ये आ जाती है कि अबेकस एजुकेशन है, इंग्लिश या फोनिक्स की भी रिक्वायरमेंट है, सेंसरी डेवलपमेंट भी करना है, तो फिर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी उम्र में कौन सी एज पे क्या सिखाना चाहिए। तो आपका क्या सजेशन रहता है ज़्यादातर कि भाई एज अकॉर्डिंग क्या उन लोगों को कराना सिखाए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली एज वाइज होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से मोर देन एज
मम्मी पापा इंटरेस्ट को देखें। मैं पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह यस रहा हूँ एग्जैक्टली। कि मम्मी पापा को ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है। शायद कोई बेटी है जिसका लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको फोर्सफुली हम मे बी वैदिक मैथ्स में डालें या फोर्सफुली मैथ्स के ट्यूशन करवाएं। उससे अच्छा कि उसको लैंग्वेज में हम उसको डालें, उसको हम कम्युनिकेशन में डालें। मे बी कोई बच्चा वैसा है जिसको लॉजिक एंड मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद है, तो उसको मे बी अबाकस, वैदिक मैथ्स, सुडोकू, चेस, उस टाइप की जो एक्टिविटी है हमें वहाँ पर उसको ज़्यादा डालना चाहिए। एंड एक ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी कंपलसरी होनी ही चाहिए। सो इट कैन बी द लैंग्वेज रिलेटेड और द क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी हो सकती है, ऑरिगामी, म्यूजिक, आर्ट, डांस, ड्रामा, वैसा कुछ भी। तो वो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है वहाँ पर हम फोकस करें। आजू बाजू वाले लोग जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ पे रखने के बारे में ना सोचे। बच्चे का जेन्युइन जहाँ पर इंटरेस्ट है वो चीज़ बच्चों को करवाए, तो मुझे लगता है बच्चा बहुत अच्छे से फ्लरिश हो पाएगा। सो मैं ये समझूं कि पेरेंट्स को एटलीस्ट वीक का 10% टाइम ऐसी चीज़ों पे बच्चों को ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहाँ पे उनका आईक्यू डेवलपमेंट, ईक्यू डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो। क्योंकि Right, बच्चा right. 6 घंटा स्कूल जाता है, 2-3 घंटा ट्यूशन जाता है, और वो 1 साल बाद वापस जीरो हो जाता है। फाइनल Right. एग्जाम्स हुए, खत्म हो गया। बट ये 10-20% टाइम ऐसी चीजें सिखाए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी है और उसको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट भी होगा। एंड मैं कहना चाहूँगा जो नॉलेज है वो मे बी 6 महीने नहीं, 6 दिन के बाद बच्चा भूल जाता है। Yes. सो आज जो बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो 6 दिन के बाद भूल जाएगा। बट एट द वेरी सेम टाइम जो उसने स्विमिंग सीखा, जो उसने अबाकस सीखा, जो उसने कराटे सीखा, वो उसके अंदर जिंदगी भर तक रहने वाला है। एग्जैक्टली सर, ये चीज़ मेरे ख्याल से इसमें और एक एंगल है जो मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन हमें आते हैं कि जैसे इंटरेस्ट है एज ओरिएंटेड, उसका नेचुरल जो लर्निंग फेज है, ऐसे ही उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं उसके साथ भी मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी सिलेक्शन अगर कहीं कॉम्बिनेशन हो जाए जिसमें आप कुछ गाइड कर पाए कि कौन सी एज पे क्या सिखाना चाहिए या किस टाइप की एक्टिविटी का एक्सपोजर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से और उनके लिए इजी हो जाएगा कि अच्छा बच्चा 12 साल का हुआ है तब जाके ये कराना चाहिए, या 6 साल का है तब ये चीज़ें उसका एक्सपोजर उसे देना चाहिए। राइट। तो उसमें आपका उसको लेकर जो हमने आई थिंक पहले भी इससे से रिलेटेड बात करी कि जब बच्चा छोटा है तो इमोशनल पार्ट वाला जो एरिया है वो आएगा मे बी 2-3-4 साल तक, जहाँ पर वो मम्मी पापा के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। 4 साल के बाद में वो बच्चे का जहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पर मे बी शायद हम बच्चे को बाहर जाते हुए अबाकस या मैथ्स या सुडोकू या चेस, वो सारी चीज़ों के अंदर हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। एंड जब वो होता है उसके बाद में क्रिएटिव वाला फेज आएगा। कुछ बच्चों में क्रिएटिव फेज जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों में लॉजिक वाला फेज जल्दी आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली डेफिनेटली वी कैन प्लान इट। वेरी ट्रू। और इसमें यदि आप कुछ इनपुट देना चाहें तो आप दे पाए। यस एग्जैक्टली सर, जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है या साइंस ये कहता है कि 6 साल की एज तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चा लॉजिक, मेमोरी, वो चीज़ों पे उसका एक डेवलपमेंट चालू होता है, वो लॉजिकल थिंकिंग पे आता है, सही गलत वो चीज़ें आती है। 12 साल के बाद ज़्यादातर ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें रिस्क की बात हुई, डिसीजन लेने की बात हुई, 12-13 साल आते आते बच्चे ये बातें करने लगते हैं कि मैं ये कॉमर्स में जाऊंगा, साइंस में जाऊंगा, उसका एक सोशल सर्कल बढ़ता है। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि लैंग्वेज डेवलप करना है तो कौन सी एज से पहले करा ले। तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है कि 10 साल 11 साल से पहले लैंग्वेज का एक्सपोजर जितना मिल जाएगा उतना अच्छा है, उतना इजी हो जाएगा, क्योंकि जितने छोटे होते हैं वो उतना मिमिक करते हैं और ग्रास्पिंग स्ट्रॉन्ग होता है। प्लस जब लैंग्वेज की बात आती है तो वो एक्सप्रेस करेंगे कि फ्रेंड्स से कुछ सीखे हैं, पेरेंट्स के सामने एक्सप्लेन कर देंगे, पेरेंट्स से कुछ पापा से सीखे हैं, फ्रेंड्स के सामने वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इजी हो जाता है। अगर स्पेसिफिकली ब्रेन एक्सरसाइज की बात करें तो जितना बिफोर 8 जितना हम ज़्यादा उसको करा पाए वो
क्योंकि वो उसका नेचुरल ब्रेन डेवलपमेंट का फेज है। 4 to 8 में अगर वो एक्सपोजर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया आउटकम आपको लाइफ लॉन्ग दिखेगा। को वंडरफुल। लॉजिक मेमोरी की बातें हैं तो वो भी 10 साल से नीचे। फाइनेंस के ऊपर कुछ सिखाना है तो मेरे ख्याल से 12 साल के बाद में, राइट। तो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग डेफिनेटली रिजल्ट पे असर करता है। कर सकता है। ओके, सो पहले लैंग्वेज आए, फिर मैथ्स आए, एंड देन आफ्टर 12 साल के बाद में फाइनेंस या ऐसी चीजें जो उसको बाद में काम में यूजफुल आए। होने वाली है। Okay. बट ये थ्रू आउट द टाइम बिलीफ सिस्टम, उसका इमोशनल कोसेंट, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, मतलब बिहेवियरल चीजें तो थ्रू आउट होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब तक उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बाकी सारी चीजें फेल हो जाती है। राइट। आपसे पेरेंट्स के लिए और कुछ चीजें एक्सप्लोर करें। और आई थिंक मुझे लगता है पेरेंट्स के मन में भी और कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो उसको लेकर हम नेक्स्ट डेफिनेटली कुछ उनके नए सवालों के नए जवाबों के साथ भी मिल सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो पेरेंट्स, ये था आज का हमारा फंटास्टिक सेशन, ब्रेनी पॉडकास्ट परीक्षित जोबनपुत्रा के साथ, जिसमें हमें पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का एकदम सटीक आंसर जो है वो आपको मिल गया है, जो शायद हम नहीं दे पाते हैं। हम आपके बच्चों के लिए तो बढ़िया सर्विसेज देते हैं, बढ़िया कोर्सेज सिखाते हैं और बच्चे को तो डेवलप कर देते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आज हमारा स्पेशल सेशन था, जिसमें हम इंडिया के नंबर 1 पेरेंटिंग कोच परीक्षित सर से मिले और आपके लिए इतनी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दिया। थैंक यू।